हेलो प्यारे मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अनूप स्टडी में। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग लेसन नंबर 7 स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, लेसन नंबर 7 प्रकाश हम लोग पढ़ेंगे। अध्याय 7 शुरू करेंगे। ठीक है, क्या नाम है लेसन का? तो प्रकाश पढ़ना है हम लोग को। प्रकाश अर्थात लाइट। ठीक है, यही लेसन स्टार्ट करना है हम लोग को। और इस आपका जो लेसन नंबर 7 है, इसमें 3 लेसन यानी 3 चैप्टरों को कॉम्बिनेट किया है। आपका प्रकाश, उसमें परिवर्तन अपवर्तन पढ़ेंगे, फिर आपका विवर्तन, ये सब अलग चैप्टर का है। मानव नेत्र, ठीक है, लेंस, ये सब अलग अलग चैप्टर हैं जिसको एक ही में मिक्स करके आपको पढ़ना है। ठीक है, तो इसका जो थ्योरी है बहुत ही काफ़ी मतलब थोड़ा ज़्यादा है, तो इसको हम लोग 2 पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके 2 वीडियो बनेगी, इसके थ्योरी की, प्रकाश के, उसमें क्लियर करेंगे, उसके बाद से इसका न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो चलिए प्रकाश शुरू करें हम लोग। तो जानते हैं कि प्रकाश क्या होता है। ठीक है, प्रकाश के बारे में सबसे पहले जान ले। तो प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है। जिस तरह हम लोग ध्वनि पढ़े थे ना, कि ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे कानों की सुनने की क्षमता को क्या करती है? एक्टिवेट करती है। उसी प्रकार प्रकाश क्या है? तो प्रकाश भी एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है। क्या करती है? दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है। यानी प्रकाश ना होता तो जो हमारा जीवन है अंधकार में होता, हमें कोई चीजें दिखाई नहीं देती। तो आज हम लोग जो सब चीजें दिखते हैं, सब पेड़ पौधे, मनुष्य, छोटी छोटी मतलब छोटे छोटे जीवों को भी, जैसे चींटियां हैं, यानी हर चीज, ये नहीं है, इस पूरे सौरमंडल में, इस पूरे ब्रह्मांड में आपको जो दिख रहा है वो किसकी वजह से दिख रहा है? तो प्रकाश की वजह से दिख रहा है। और क्यों दिख रहा है? तो जो प्रकाश होता है ये हमारी दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है, जिसके कारण हम वस्तुओं को देख पाते हैं। और क्या होता है भाई वस्तु को, जो जैसे ये ऊर्जा है जो क्या करता है? दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है। यानी जो हमारी दृष्टि ज्ञान है उसको क्या करता है? जागृत करता है। दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है, जागृत करता है। ठीक है, तो यही प्रकाश से आपसे कोई पूछे कि प्रकाश क्या है, तो आप उसको ये समझा सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है। अर्थात प्रकाश न होता तो हमारा जो जीवन है अंधकार में होता। यानी इसी की वजह से हम लोग क्या करते हैं? वस्तुओं को देख पाते हैं। यानी जितने भी हमारे आसपास वस्तुएं दिख रही हैं उसको हम लोग दिखने में कौन मदद करता है? प्रकाश। कैसे? जैसे मान लीजिए कोई वस्तु जो होता है, ठीक है, यानी वो जाता है उस वस्तु से और रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों तक आता है, और हमारी आंखों में जो पीछे रेटिना होता है, ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, ये हमारी आंख है, तो जब ये प्रकाश आता है तो इससे रिफ्लेक्ट होकर हमारी क्या होता है? आंखों में जाकर, और इसका एक प्रतिबिंब बनता है, इधर इस रेटिना पे प्रतिबिंब बनता है, जिसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं? वस्तुओं को देख पाते हैं। ठीक है, तो जो प्रकाश होता है एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी दृष्टि ज्ञान को क्या करता है? जागृत करता है, यानी जिससे हम वस्तुओं को देख पाते हैं। ये होता है हमारा प्रकाश। ठीक है, देखिए आपका जो प्रकाश होता है ये हमारी आंखों से, मतलब हमारी आंखों को देखने में सहायक होती है। और जो प्रकाश होता है ये निर्वात में भी चल सकता है, और इसकी जो चाल होती है, प्रकाश की चाल, वो सबको पता है कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, ये इसकी चाल है प्रकाश की। और ये प्रकाश की रही परिभाषा, ये एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी दृष्टि ज्ञान को क्या कर सकती है? क्या करती है? जागृत करती है। और हम कैसे देख पाते हैं वस्तुओं को? तो उससे परावर्तन होता है। ठीक है, तो परावर्तन के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। फिर प्रकाश का अपवर्तन भी होता है, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। फिर प्रकाश का मानव नेत्र में क्या उपयोग है, यानी वस्तुओं को देखने में भी प्रकाश उपयोगी है, ये तो मेन रीजन है, उसके बारे में भी जानेंगे। और प्रकाश पे ही जो हम लोग दूरदर्शी बने हैं, यानी सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी, खगोल दूरदर्शी, यानी जो यंत्र बने हैं प्रकाश से, उस सब के बारे में पढ़ेंगे इस लेसन में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग प्रकाश का परावर्तन। उससे पहले हम लोग समझ लेते हैं भाई परावर्तन क्या होता है और परावर्तन किन सतहों से होता है। तो जो हम लोग का परावर्तन होता है वो हमारे ऐसे खुरदरे पृष्ठों से भी होता है और चिकने पृष्ठों से होता है। तो इसलिए जो परावर्तन होता है 2 प्रकार, इसको बांट कर हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, परावर्तन को दो होता है। एक होता है
क्या बोलते हैं उसे, पूर्ण परावर्तन, एक होता है पूर्ण परावर्तन परावर्तन और एक होता है विसरण। क्या होता है, एक विसरण, ठीक है, एक विसरण होता है, एक परावर्तन होता है। तो देखिए विसरण क्या होता है, परिवर्तन, ये दोनों ही परिवर्तन ही होता है, लेकिन बस रीजन क्या होता है कि जो परिवर्तन होता है पूर्ण परिवर्तन, इसमें क्या होता है कि जो प्रकाश होता है उसका अधिकांश भाग क्या हो जाता है, परावर्तित होता है, ठीक है, और एक ही डायरेक्शन में परावर्तित होता है। जो उसका अधिकांश भाग होता है किसी एक डायरेक्शन में परिवर्तित हो जाता है, और ये चिकने सतहों से होता है। किस सतहों से, तो चिकने सतहों से, यानी इसके एक साइड पॉलिश किया रहता है, चिकने सतह बनाए जाते हैं, उससे पूरा आंतरिक पूर्ण परावर्तन कराते हैं। और जो विसरण होता है, आपका जो दीवारें हैं खुरदरे पृष्ठ, उससे जाता है प्रकाश, टकराता है तो अनेक दिशाओं में फैल जाता है। क्या होता है, उसका भी परिवर्तन होता है, लेकिन एक दिशा में ना होके अनेक दिशाओं में फैल जाता है, जिसे हम लोग विसरण कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई कमरा है, जैसे प्रकाश सबको पता है कि प्रकाश क्या होता है, एक सीधी रेखा में गमन करता है, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पे ये घर है, ठीक है, और प्रकाश आया तो इस घर में भी उजाला होता है, जबकि प्रकाश जो है सीधी रेखा में चलता है। मान लीजिए ऊपर छत है तो उसको तो भेद कराएगा नहीं प्रकाश, तो कैसे पहुंचता है, तो इसी कारण पहुंचता है, जो विसरण होता है इसी कारण जो कमरे में थोड़ा उजाला दिखाई देता है, जहाँ पे प्रकाश नहीं पहुंचता है वहां पे भी दिखाई देता है। तो किसके कारण दिखाई देता है, विसरण के कारण, क्योंकि जब प्रकाश पृथ्वी या अन्य सतहों पे पड़ता है खुरदरे, वहां से उसका विसरण हो जाता है, फैल जाता है अनेक दिशाओं में, जिसके कारण हम लोग जहाँ प्रकाश भी नहीं जाता है वहां पे भी वस्तुएं दिखाई देती हैं, तो वो विसरण के कारण होता है। और हम लोग पूर्ण परावर्तन कराते हैं तो इसके लिए हमको पृष्ठ बनाना पड़ता है। हम लोग एक चिकना पृष्ठ बनाते हैं, उससे हम लोग पूरा आंतरिक परावर्तन करते हैं, ठीक है। तो चिकना सतह बनाने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, दर्पण बनाते हैं। क्या बनाते हैं, दर्पण। तो सबसे पहले हम लोग परावर्तन पढ़ने से पहले हम लोग दर्पण के बारे में पढ़ लेंगे। किसके बारे में, दर्पण के बारे में, दर्पण के बारे में पढ़ लेंगे, ठीक है। तो दर्पण क्या होता है, तो वही मैंने बताया ना, एक चिकना सतह होता है। तो ये जो होता है दर्पण की परिभाषा आप बताएंगे कि जो दर्पण होता है एक कांच होता है, जिसके एक साइड पे पॉलिश करके आयरन ऑक्साइड या चांदी का लेप लगा के हम लोग क्या करते हैं, उसका पॉलिश करके और उस पर आयरन ऑक्साइड का लेप लगा देते हैं, जिससे उसका एक सतह क्या हो जाता है, परावर्तक बन जाता है। क्या बन जाता है, परावर्तक। और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दर्पण बोलते हैं। तो दर्पण एक कांच का होता है, कांच होता है, जिसके एक साइड पे हम लोग क्या करते हैं, लेप लगा के आयरन ऑक्साइड का या चांदी का, और उसको परावर्तक बनाते हैं, जिसके एक साइड से हम लोग क्या करते हैं, परावर्तन कराते हैं, पूर्ण परावर्तन कराते हैं। तो जो हम लोग का दर्पण होता है ये दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, दो प्रकार का। एक होता है आपका समतल दर्पण, क्या होता है, एक समतल दर्पण, और एक होता है गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण। आपके दो दर्पण होते हैं, ठीक है। एक होता है समतल दर्पण और एक होता है गोलीय दर्पण। समतल दर्पण क्या होता है, तो एक कांच का टुकड़ा होता है, ठीक है। क्या होता है, समतल दर्पण एक कांच का टुकड़ा होता है, जिसके एक साइड पे हम लोग क्या करते हैं, वहीं चांदी का पॉलिश करके और आयरन ऑक्साइड का एक परत चढ़ा देते हैं, जिससे इसका एक भाग क्या हो जाता है, परावर्तक बन जाता है, और यह समतल होता है। बस इसके नाम से ही क्लियर होता है कि दर्पण कैसा होता होगा, समतल, जिसका हम लोग यूज घरों में चेहरा देखने के करते हैं, सब बहुत जगह यूज होता है उसका, ठीक है। तो उस दर्पण को ही समतल दर्पण बोलते हैं। इसमें ये होता है कि इसका जो प्रतिबिंब बनता है, ठीक है, यानी ये वस्तु है, इसका जो प्रतिबिंब बनेगा हमेशा समतल दर्पण में जितनी लंबाई की वस्तु होती है, यानी यदि ये a लंबाई की है तो इसका प्रतिबिंब भी बनेगा कितना, a लंबाई का, ठीक है। तो समतल दर्पण में यही है कि समतल दर्पण एक कांच का टुकड़ा होता है, समतल कांच का टुकड़ा होता है, जिसके एक साइड चांदी का लेप लगा के उस पे आयरन ऑक्साइड की परत चढ़ाकर और एक भाग को परावर्तक बनाते हैं। इसमें ये कि जितने वस्तु की लंबाई होती है उतने ही लंबाई के उसका प्रतिबिंब बनेगा। दर्पण से वो जितना दूरी पे होगा, ठीक है, दर्पण से वो जितना दूरी पे होगा उतना ही दूरी पे क्या बनेगा, उसका प्रतिबिंब भी बनेगा, यानी ये दूरी भी बराबर होगी, ठीक है।
और कैसा बनता है, तो जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी बनता है, आभासी बनता है, वस्तु के बराबर बनता है, वस्तु के बराबर, अभी मैंने बताया वस्तु के बराबर बनता है, ठीक है। और कैसा बनता है, तो सीधा बनता है। कैसा बनता है, सीधा। लेकिन इस सीधा को भी बोलता है, आपको पेपर में ऐसे पूछ देगा, पार्श्व देता है, पार्श्व उल्टा, पार्श्व उल्टा, ये भी होता है, सीधा या पार्श्व उल्टा बनता है। पार्श्व उल्टा का मतलब आप लोग समझ पा रहे हैं, मैं समझा रहा हूं। देखिए पार्श्व उल्टा क्या होता है, जब भी आप समतल दर्पण में देखेंगे या किसी भी दर्पण में देखेंगे, तो जो आपका दाहिना हाथ होता है दर्पण में बायां हाथ आपको महसूस होता है, और जो आपका बायां हाथ है दर्पण में दाहिना हाथ लगता है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं पार्श्व उल्टा। उल्टा का मत ये मत समझिएगा सॉरी, जैसे उसमें होता है अलग दर्पणों में, जैसे अवतल दर्पण है उसमें जो सर है नीचे हो जाता है, जो पैर है ऊपर हो जाता है, उस उल्टा को मत समझिएगा, ठीक है। वो उल्टा है, लेकिन ये पार्श्व उल्टा है। बस जो आपका दाहिना है उसमें बायां हो जाएगा, जो बायां है उसमें दाहिना हो जाएगा, इसका मतलब ये है। तो आपको ऑप्शन में ये भी आपको आप बहुत लगे पढ़ते हैं कि जो अब समतल दर्पण होता है उसमें वस्तु सीधा बनता है, आभासी बनता है, वस्तु के बराबर बनता है। लेकिन अगर यदि ऐसे दे दे क्वेश्चन में कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है और ऑप्शन दे दे आपको उल्टा, ठीक है, उल्टा, फिर दे दे कुछ और दे दे तिरछा, वस्तु से छोटा, और एक ऑप्शन दे दीजिए पार्श्व उल्टा, ठीक है, और एक उल्टा दिया हो, एक पार्श्व उल्टा दिया हो, तो बहुत लोग मार देंगे क्या कि जैसे सीधा ऑप्शन ना दिया हो उसमें, अब पार्श्व उल्टा दिया हो और आपको ऑप्शन में सीधा ना दिया हो, उसके जगह पे उल्टा दिया हो, छोटा दिया हो, ठीक है, तिरछा दिया हो और पार्श्व उल्टा दिया हो, ऐसे दिया हो, तो बहुत लोग जानेंगे कि भाई जो समतल दर्पण होता है उसमें वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है सीधा बनता है। जो जिसको ये नहीं पता होगा वो तो भाई कहेगा कि ये गलत है, किसी और पे मार के चला आएगा, ठीक है। लेकिन आप लोग ये समझिएगा कि जो समतल दर्पण होता है उसमें जो प्रतिबिंब बनता है पार्श्व उल्टा, अर्थात सीधा ही होता है, लेकिन पार्श्व उल्टा, उल्टा का मतलब बस आपका जो दाहिना है वो बायां हो जाएगा, जो बायां होगा वो दाहिना हो जाएगा, पार्श्व का मतलब वही है, ठीक है। आगे आपका आता है गोली दर्पण। गोली दर्पण क्या होता है, तो ये जो होता है ये तो एक कांच का समतल टुकड़ा होता है, लेकिन ये भी कांच होता है, लेकिन ये खोखले गोले कांच का होता है, कांच का खोखला गोले का कटा हुआ भाग होता है। कोई दर्पण कोई खोखला कांच है, ठीक है, इसके एक साइड पे हम लोग क्या कर दिए, लेप लगा दिए, क्या कर दिए, लेप लगाकर, और एक भाग को क्या कर दिए, परावर्तक बना दिए, ठीक है। ऐसे बाहर से लेप करिए या इसी को अंदर से लेप कर दीजिए, मतलब किसी एक साइड से लेप करके और इसको क्या बना दीजिए, परावर्तक बना दीजिए एक साइड को, तो ये बन जाएगा आपका गोली दर्पण। और इसी को कटा हुआ भाग, गोली दर्पण की परिभाषा में ही बताता है कि यह किसी कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है। तो भाई इसको कहीं से भी काट दीजिए, काट देंगे तो ये दो टुकड़ों में बढ़ जाएगा, तो एक ऐसा दर्पण बनेगा, ठीक है। देखिए दो पॉलिश हुआ है तो एक ऐसे बनेगा दर्पण, जैसे ये है, एक बाहर साइड पॉलिश है इस दर्पण से, और इसको काटेंगे तो ऐसे ही बनेगा, लेकिन मैं ऐसे बना दे रहा हूं, ये वाला साइड ले रहा हूं, और इसके अंदर साइड में क्या है, पॉलिश किया गया है, ठीक है। इसमें दो दर्पण बनते हैं। देखिए समतल दर्पण को इसलिए नहीं बराबर भाग मतलब भागों में नहीं बांटा है, जिस तरह गोली दर्पण दो होता है। आपका गोली दर्पण कितना होता है, दो होता है, इसके दो टाइप्स होते हैं। समतल दर्पण के क्यों नहीं होते, क्योंकि भाई इसका ये साइड पॉलिश करो या ये साइड पॉलिश करो, वो तो समतल ही रहेगा, ठीक है। लेकिन देखिए इसका जो अलग अलग साइड, जैसे इसका ऊपरी साइड है, इसका अंदरी साइड पॉलिश कर रहे हैं, तो अलग अलग दर्पण बन रहे हैं। इसलिए गोली दर्पण दो होते हैं, उसको दो भागों में बांटते हैं गोली दर्पण को। एक होता है आपका क्या, अवतल, यानी जो जिसके उभरे हुए भाग पे, यानी जिस गोली दर्पण के उभरे हुए भाग पे पॉलिश किया हुआ होता है उसे बोलते हैं अवतल दर्पण। क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण।
और एक होता है आपका जिसके दबे हुए भाग में पालिश हुआ होता है, उसको बोलते हैं क्या, ये है उत्तल दर्पण। इसको बोलते हैं क्या, उत्तल दर्पण। बहुत जगह आप लोग पढ़े होंगे कि लोग पूछते हैं कि दर्पण कितने होते हैं, तो फटाक से लड़के बताते हैं 3 होते हैं। कौन कौन जी, समतल, अवतल, उत्तल, यही होते हैं ना। लेकिन मेनली आपको अगर अच्छे से मतलब कोई पूछ रहा है तो आप ये बताइए कि जो दर्पण होते हैं 2 होते हैं, समतल दर्पण, गोली दर्पण। जिसमें से गोली दर्पण होता है इसके 2 प्रकार होते हैं, अवतल, उत्तल। देखिए ये जानना जरूरी है क्योंकि जब बच्चे पेपर देने जाते हैं तो इसमें ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है। जैसे मान लीजिए ऑप्शन दे दिया है, ठीक है, कि ऐसे ऑप्शन दे दे आपको कि जो वस्तु का, रुके मैं बता दे रहा हूं, लिख दे रहा हूं कि ऐसे क्वेश्चन आ जाए। जैसे मान लीजिए इसको मिटा दे रहे हैं, चलिए जैसे आपका ऑप्शन हो ऐसे कि आभासी और उल्टा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। और ऑप्शन दे दिया रहे समतल दर्पण, ऑप्शन बी दे दे गोलीय दर्पण, और ऑप्शन सी दे कि ए एंड बी दोनों, और ऑप्शन डी दे दे उपर्युक्त में कोई नहीं, उपर्युक्त में कोई नहीं, ठीक है। तो यहां पे देखिए दे दे आभासी और उल्टा प्रतिबिंब बनता है, तो किस दर्पण में बनता है आगे हम बताएंगे, ठीक है। कि जो उल्टा और आभासी जो प्रतिबिंब बनता है वो किस दर्पण में बनता है, तो आपका अवतल दर्पण में बनता है। उल्टा और आभासी प्रतिबिंब बनता है किस पे, अवतल दर्पण, सॉरी अवतल दर्पण कर रहे हैं, हाँ अवतल दर्पण में। आभासी नहीं, सॉरी यहाँ पे वास्तविक बनता है, वास्तविक, ऐसे वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। तो किस में बनता है, तो आपका अवतल दर्पण में बनता है, आगे मैं बताऊंगा। और उत्तल में क्या बनता है, तो सीधा और आभासी बनता है। और इसमें हो जाए कि वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है, तो सबको पता है किस में बनता है, अवतल दर्पण में, ठीक है। बच्चे पढ़े भी होते हैं, बुकों में भी लिखा रहता है कि अवतल दर्पण में जो होता है प्रतिबिंब ऐसे बनता है। लेकिन एग्जामिनर आपको ऐसे क्वेश्चन दे दे और जिसको ये ना पता हो कि जो अवतल और उत्तल दर्पण गोली दर्पण के ही पार्ट होते हैं, अर्थात गोली दर्पण में भी तो उल्टा प्रतिबिंब और वास्तविक बनता है, इसी का ना पार्ट है अवतल दर्पण, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन दिखने को मिल जाए तो भाई देखेंगे बच्चे, कहेंगे भाई इसमें तो अवतल दर्पण दिख ही नहीं रहा है, तो मार देंगे डायरेक्ट किसको, उपयुक्त में से कोई नहीं। जबकि यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन आप जो आंसर दिए वो गलत हो जाएगा। इसमें आपको पता होना चाहिए कि जो उत्तल दर्पण होता है, अवतल दर्पण होता है, वो गोली दर्पण का ही पार्ट होता है, अर्थात गोली दर्पण में वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। अब ये पूछे कि उसमें से किस दर्पण में बनता है, तो आप बताएंगे अवतल दर्पण में बनता है। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर कौन सा हो जाएगा, गोली दर्पण में वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। यदि इसी में ऑप्शन ये ना देकर ये दे दे यहाँ पे ऑप्शन अवतल दर्पण, ठीक है, तो अब ऑप्शन दे दे, तो आप गोली दर्पण को नहीं मारेंगे क्योंकि अब गोली दर्पण में तो बनता है, लेकिन उसमें अब उसका नाम भी दे दिया कि अवतल दर्पण में बनता है, तो आप इसको ना मार के इसको मारेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही दे देता है। मान लीजिए पहले एग्जाम में आपको ये दिया वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है, और आपको मैंने यहाँ पे जो ए एंड बी दिया था ऑप्शन वैसे दिया हो, तो उस समय बच्चे भाई इसको मार दिए, कहें कि इसमें कोई जानता है तो इसको मार देगा, चलिए भाई मार दिया। फिर वही अगले साल वही क्वेश्चन रिपीट किया, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है, लेकिन ऑप्शन उसको ए व बी न देकर अवतल दर्पण भी दे दे, तो वहां पे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। चलो इसको तो सब लोग जानते हैं अवतल दर्पण में, तो ऐसे ही मार देंगे, लेकिन इसको गायब कर दिया तो बहुत लोग में से कोई नहीं मारेंगे, ठीक है। लेकिन ये समझिएगा कि जो गोली दर्पण होता है उसी का पार्ट होते हैं अवतल और उत्तल, ठीक है।
तो आप भाई जो नहीं दिए तो उसका मार सकते हैं ना। जैसे मान लीजिए किसी को, घर वालों को, आपका दोस्त ही आपको कार्ड दिया है कहीं पे पार्टी वार्टी में, और वो नहीं है तो उसके पापा जा सकते हैं या उसके घर वाले कोई जा सकते हैं ना। समझिए भाई इसी के तो वो छोटे छोटे बच्चे हैं दो, तो ये नहीं है तो ये तो हो सकता है ना। ठीक है, तो ये इस बातों को ध्यान रखना है। बात समझ में आई है। तो दर्पण कितने होते हैं आपके? 2 होते हैं, समतल और गोली। गोली में कितने होते हैं? तो गोली दर्पण को भी 2 बराबर भागों में बांटा गया, अवतल और बराबर भागों में बांटा गया। कह रहे हैं 2 भागों में बांटा गया, किसमें? अवतल और उत्तल दर्पण में। अवतल दर्पण मैंने बताया क्या कि इसके ऊपरे हुए भाग पे क्या हुआ होता है? पालिश हुआ किया जाता है, और दबे हुए भाग से क्या होता है? परावर्तन होता है। इसका दबे हुए भाग से क्या होता है? परावर्तन होता है। अवतल दर्पण में क्या है? अरे उत्तल दर्पण में किसका दबा हुआ भाग पालिश किया गया होता है, और इसके उठे हुए भाग से क्या होता है? प्रकाश का परावर्तन होता है। ठीक है, यही डिफरेंस है इसमें। जिस तरह इसमें आभासी वस्तु का जो प्रतिबिंब बना है तो उसे बता दे रहे हैं कि जो अवतल होता है, अवतल दर्पण, ठीक है, अवतल दर्पण, इसमें क्या होता है कि जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वास्तविक बनता है, वास्तविक, ठीक है, उल्टा, ठीक है, और वस्तु से बड़ा भी बनता है, छोटा भी बनता है, और बराबर भी बनता है। ठीक है, और एक कंडीशन में जो आपका वास्तविक बन रहा है ना, एक कंडीशन में आपका क्या बनता है? आभासी प्रतिबिंब बनता है। उसको मैं बता दूंगा बाद में, या यहीं पे बता दे रहा हूं। जैसे मान लीजिए आभासी मालूम है कब बनता है? जब वस्तु को, देखिए जब भी दर्पण बनता है तो उसका एक मेन एक्सिस होता है। जैसे दर्पण का जो बीच वाला बिंदु होता है उसको ध्रुव बोलते हैं। ठीक है, और यह दर्पण एक गोले का बना है ना, तो इसका भी एक केंद्र होगा ना, इसका केंद्र होगा। तो समझिए इसका केंद्र यहाँ पे, इसको बोलते हैं क्या? सी से डिनोट करते हैं, इसको बोलते हैं वक्रता केंद्र। और वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को बोलते हैं क्या? वक्रता त्रिज्या। और इनके मध्य बिंदु को, या जब वस्तु से जो प्रकाश किरणें निकलती हैं जो मेन एक्सिस के समानांतर जाती हैं, और वो जिस बिंदु से कट कर जाता है वहां पे बनता है आपका फोकस बिंदु। और इसके फोकस बिंदु और इस ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी बोलते हैं, एफ से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इतनी बातें आपको क्लियर होगी। सब लोग पढ़े होंगे हाई स्कूल में कि दर्पण का जो सेंटर पॉइंट होता है उसे ध्रुव बोलते हैं, और ये जो दर्पण होता है गोली दर्पण, जिस गोले खोखले का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र बोलते हैं, और उसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और वक्रता केंद्र ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को अक्ष बोलते हैं, मुख्य अक्ष बोलते हैं। ठीक है, अक्ष बोलते हैं। और अक्ष के जो समांतर किरणें जाती हैं वह परावर्तन के बाद अक्ष को जिस बिंदु पे काटती हैं उसको बोलते हैं क्या? फोकस बिंदु। तो इतना तो सबको क्लियर है। तो जब वस्तु को कंडीशन होती है यहाँ पे ऐसे रखने की, तो जब फोकस और ध्रुव के बीच रखते हैं वस्तु को, तो उस समय जो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है वह सीधा, आभासी और वस्तु से काफी बड़ा बनता है। ठीक है, तो इस कंडीशन को आप लोग ध्यान रखिएगा, उस समय बनता है। बात करते हैं उत्तल दर्पण की। उत्तल दर्पण की, तो इसमें जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है आभासी बनता है, आभासी, ठीक है, सीधा, आभासी सीधा, और सदैव वस्तु से छोटा बनता है, सदैव वस्तु से छोटा। ठीक है, छोटा, यानी उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा सदैव वस्तु से छोटा ही रहेगा। हमेशा हर कंडीशन में वस्तु से क्या होता है? सदैव छोटा होता है। लेकिन अवतल दर्पण में वस्तु से बड़ा छोटा बराबर सब बनता है, वास्तविक बनता है। और एक कंडीशन में मैंने बताया जब वस्तु को फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच रखते हैं उस समय इसका सीधा प्रतिबिंब और आभासी बनता है। नहीं तो हर कंडीशन में वास्तविक और उल्टा बनेगा, कभी वस्तु से बड़ा छोटा बराबर बनेगा। बात समझ में ये? तो ये रहा आपका दर्पण, जिससे हम लोग वस्तु का परिवर्तन, प्रकाश का परिवर्तन पढ़ेंगे। दर्पण को इसीलिए बनाया गया, ठीक है, जिससे वस्तु का प्रकाश का परिवर्तन होता है, जिससे हम लोग अपना चेहरा देख पाते हैं प्रकाश के परिवर्तन कारण। ठीक है ना, जो हमारे चेहरे की लाइट होती है जाती है, उससे आईने से टकराती है, फिर हमारी आंखों में जाती है, फिर हम लोग अपने आप को देख पाते हैं। ठीक है,
तो पढ़ेंगे अब हम लोग प्रकाश का परावर्तन। चलिए हम लोग देखते हैं, पढ़ते हैं परावर्तन। परावर्तन, ठीक है। परावर्तन समझिए क्या होता है। प्रकाश का जो परावर्तन होता है क्या होता है, तो जो चिकने पृष्ठ होते हैं, जैसे आपका दर्पण हुआ, ठीक है। अब कोई भी दर्पण, आपका कौन सा दर्पण हो सकता है, अवतल दर्पण भी हो सकता है, ठीक है, या उत्तल दर्पण भी हो सकता है, उत्तल दर्पण भी हो सकता है, या आपका समतल भी दर्पण हो सकता है, ठीक है। क्योंकि जो प्रकाश का पूर्ण परावर्तन होता है जो चिकने पृष्ठों से ही होता है, और चिकने पृष्ठ हम लोग बनाए हैं क्या, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और समतल दर्पण। दर्पण को बनाते हैं हम लोग चिकना पृष्ठ प्रकाश का परावर्तन करने के लिए। तो जो प्रकाश का परावर्तन बताएंगे आप, कोई पूछेगा कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, तो आप बताएंगे कि जब प्रकाश किसी माध्यम से, ठीक है, जाती हुई और किसी दूसरे माध्यम से टकराती है, तो उसका अधिकांश भाग उस वस्तु से टकराकर, उस माध्यम से टकराकर और पुनः जिस माध्यम से आई होती है उसी माध्यम में लौट जाती है, उसे बोलते हैं आप क्या, प्रकाश का परावर्तन। समझ में आया? मतलब जैसे मान लीजिए इस दर्पण को हम माध्यम 2 मान रहे हैं, ठीक है ना। तो मान लीजिए प्रकाश इस माध्यम से आई और इस माध्यम से टकराकर इसका अधिकांश भाग क्या हो जाता है, परावर्तित हो जाता है, तो इसी को बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। इस दर्पण पे भी बनेगा प्रकाश का प्रकाश पड़ेगा तो वो क्या हो जाएगा, परावर्तन हो जाएगा। इस पे भी पड़ेगा तो उसका क्या हो जाएगा, परावर्तन हो जाएगा, ठीक है। तो जो प्रकाश का परावर्तन बताएंगे कि जो प्रकाश होता है जिस माध्यम से आता है किसी दूसरी माध्यम से टकराकर और पुनः उसी माध्यम में वो क्या होता है, उसका अधिकांश भाग लौट जाता है, उसे बोलते हैं आप क्या, प्रकाश का परावर्तन। इसके आपके नियम है, प्रकाश के परावर्तन के नियम है क्या, 2 नियम है आपके। जो प्रकाश का परावर्तन होता है इसका नियम है क्या, कि इसके 2 नियम है। पहला नियम कहता है कि जब प्रकाश का परावर्तन होता है, ठीक है, प्रकाश का जब परावर्तन होता है तो जो आती है किरण यानी आपतित किरण, और जब आएगी सतह से टकराएगी तो इसका क्या होगा, परावर्तन होगा। तो परावर्तित किरण और इस पे जो खींचा गया अभिलंब होता है, अभिलंब, वो क्या होते हैं, एक ही बिंदु पे होते हैं। पहला नियम यही कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और उस बिंदु पे खींचा गया अभिलंब तीनों ही क्या होते हैं, एक ही बिंदु पे होते हैं, ठीक है। दूसरा नियम कहता है, दूसरा नियम कि जो आपतन कोण होता है, आपतन कोण किसे कहेंगे, तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बनेगा, इस वाले कोण को क्या बोलते हैं, आपतन कोण आई, ठीक है। और परावर्तन कोण यानी परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण क्या होता है, परावर्तन कोण। क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, अर्थात कोण आई बराबर क्या होता है, कोण आर होता है, ठीक है। तो ये 2 नियम होते हैं प्रकाश के परावर्तन के, क्या कि किसी भी जैसे जो भी चिकना पृष्ठ हो उस पे जो आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही बिंदु पे होते हैं, और आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी जितने कोण का, यानी जितने कोण पे आपतित होगी किरण उतने कोण से क्या होगी, उसका परावर्तन होगा, ठीक है। तो ये याद रखना है, ये आपके 2 नियम हैं, किसके, तो परावर्तन के नियम है। बस इतना ही परावर्तन है आपका, कि परावर्तन जब वो प्रकाश किसी एक माध्यम से जाके और दूसरे माध्यम से टकराता है तो उसका अधिकांश भाग पुनः जिस माध्यम से गई रहती है प्रकाश उसी माध्यम में क्या होता है, लौट जाता है, उसे बोलते हैं क्या, प्रकाश का परावर्तन। इसके 2 नियम हैं जो आपको यहाँ पे बताया गया कि प्रकाश आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पे होते हैं, और जो आपतन कोण होता है परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होते हैं, अर्थात जिस कोण से वस्तु आपतित होती है, प्रकाश आपतित होती है, उसी कोण से उसका परावर्तन हो जाता है। इतना क्लियर है, ठीक है। तो आगे देखते हैं दर्पण जो हम लोग पढ़े थे, ठीक है, क्योंकि जो प्रकाश का परावर्तन हुआ दर्पण से हुआ, तो थोड़ा दर्पण के देख लेते हैं।
उसमें देख लेते हैं समतल दर्पण। सबसे पहले पढ़ लेते हैं समतल दर्पण के बारे में, फिर अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, उनके उपयोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, चलिए इसको मिटा दे रहे हैं। परिवर्तन समझ में आया? अब जो हम लोग दर्पण पढ़े थे वहीं पे हम लोग को समझ लेना चाहिए, लेकिन छूट गया तो सोचे चलिए फिर बाद में बता दे रहे हैं, नहीं तो जिस समय दर्पण पढ़े तो उसी समय सारी पढ़ लेनी चीजें। चलिए दर्पण जो था हम लोग का, दर्पण आपका दो था, समतल गोली दर्पण, जिसमें से गोली दर्पण के दो भाग थे, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, तो तीनों को साथ में पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं समतल दर्पण के बारे में। समतल दर्पण के बारे में तो मैंने बता दिया था कि समतल दर्पण क्या होता है, एक कांच का समतल टुकड़ा होता है जिसके एक साइड पे पॉलिश करके उस पे आयरन ऑक्साइड का लेप पर चढ़ाई जाती है। ठीक है, इसमें मैंने बताया था कि जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो क्या बनता है, तो आभासी बनता है। आभासी वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर, और क्या बनता है, वस्तु के बराबर और सीधा, या इसी को बोलते हैं क्या, पार्श्व उल्टा बोलते हैं। ठीक है, ये पहली बात समतल दर्पण से। दूसरी बात कि जो समतल दर्पण होता है, ठीक है, यदि कोई समतल दर्पण यहाँ पे रखा हुआ है और कोई भी वेग से वस्तु आ रही है तो उसका जो समतल दर्पण में वेग होगा वो 2v होता है। ठीक है, तो उसको कैसे लिख सकते हैं, यदि कोई व्यक्ति या वस्तु, यदि कोई वस्तु v वेग से, ठीक है, v वेग से आ रही हो तो जो उसका दर्पण में वेग होगा, दर्पण में वेग वो क्या होगा, 2v होगा। ठीक है, 2v होगा, यानी v वेग से आ रही होगी तो दर्पण में देखेंगे तो 2v वेग उसका देखेगा। ठीक है, यानी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आ रही है, यदि उसको समतल दर्पण में देखेंगे तो लगेगा कि किससे आ रही है, 20 किलोमीटर पर सेकेंड के वेग से आ रही है। 15 किलोमीटर पर सेकेंड के वेग से चले तो उसको देखेंगे तो 15 दुना 30 किलोमीटर पर सेकेंड के वेग से चलेगी। ये नहीं, ऐसे होता है समतल दर्पण में, इसीलिए जो साइड मिरर होते हैं वो समतल दर्पण के नहीं लगाए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि भाई उसमें वस्तु आ रही होगी, इसमें दिखाएगा ज्यादा स्पीड से आ रही है, अरे भाई उससे एक्सीडेंट होने की बहुत चांसेस होती हैं। ठीक है, तो ये रहा इतना समतल दर्पण से आपका। आगे देखिए और कह रहा है इसमें कि हाँ, समतल दर्पण से वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई, हाँ मेन बात इसमें कि जो वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब देखना है, ठीक है, वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए क्या होता है, जो दर्पण की लंबाई होती है वो वस्तु की लंबाई के आधी होनी चाहिए। पूरा लिखना पड़ेगा, वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई वस्तु के लंबाई से आधी होनी चाहिए, आधी होनी चाहिए। नोट कर लीजिएगा। ठीक है, कि जो वस्तु का अगर पूर्ण प्रतिबिंब देखना है तो जो आप समतल दर्पण यूज करेंगे तो जितने लंबाई की वस्तु होगी उसके आधे लंबाई का आपको दर्पण लेना पड़ेगा, वो भी कौन सा दर्पण, समतल दर्पण, तो उस वस्तु का आप पूर्ण प्रतिबिंब देख पाएंगे उस दर्पण में। ठीक है, एक और कंडीशन आती है कि जब दो समतल दर्पणों को, ठीक है, उसका दोनों को एक दूसरे के मतलब आमने सामने रख दिया जाए तो उस समय जो उसमें प्रतिबिंब बनेंगे उनकी संख्या कितनी होगी, तो प्रतिबिंबों की संख्या के लिए, यानी जब दो दर्पणों को पास में रखते हैं समतल दर्पणों को तो उनके बीच जो प्रतिबिंब बनेगी उनकी संख्या के लिए फार्मूला यूज करते हैं 360/θ-1। ठीक है, थीटा क्या है जहां पे, तो थीटा जो है दो समतल दर्पणों के बीच का क्या है, कोण है, दो समतल दर्पण के बीच का कोण है। जैसे यही दर्पण रखे हैं तो थीटा एंगल पे रखेंगे ना,
थीटा एंगल पे, तो वहीं ये थीटा है। अब जितने एंगल पे रखेंगे तो आप इस फार्मूले से निकाल सकते हैं कि कितने उसमें प्रतिबिंब बनेंगे। 360 डिग्री अपन थीटा माइनस 1 होता है प्रतिबिंबों की संख्या के लिए, इस फार्मूले का यूज करते हैं। ठीक है, तो इतना आपको फैक्ट्स हैं किससे रिलेटेड, समतल दर्पण से, किसमें आभासी वस्तु के बराबर और सीधा अर्थात पार्श्व उल्टा प्रतिबिंब बनता है। यदि कोई वस्तु भी वेग से आ रही हो तो उसको समतल दर्पण में देखेंगे तो 2v वेग से नजर आएगी आपको। फिर यदि वस्तु का आपको पूर्ण प्रतिबिंब देखना है तो दर्पण का आपका जो लंबाई होगा वो वस्तु की लंबाई के आधे होनी चाहिए। और दो समतल दर्पणों को किसी थीटा एंगल पे रखा हो गया हो तो उसके वस्तु भाई उसके बीच कोई वस्तु रखेंगे तो उसका बहुत ज्यादा प्रतिबिंब बनेगा, परिवर्तन होगा इधर उधर। तो उसके लिए फॉर्मूला यूज करते हैं n बराबर 360 अपॉन थीटा माइनस 1। इतना क्लियर? तो ये नोट करिएगा। फिर आगे अवतल और उत्तल दर्पण के बताते हैं कि उनके क्या फैक्ट्स हैं, नोट करिएगा इसे। दूसरा देखते हैं अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, ठीक है। तो इसमें हमने बताया था कि जो वस्तु का प्रतिबिंब होता है वो वास्तविक बनता है, वास्तविक, और क्या बनता है भाई, उल्टा बनता है, और क्या बनता है, तो छोटा बनता है, बड़ा बनता है, और बराबर बनता है, वस्तु के बराबर बनता है। ठीक है, इतना पढ़े थे, इतना होता है अवतल दर्पण। इसका जो अवतल दर्पण होता है इसका जो प्रयोग हम लोग करते हैं तो पहला तो दाढ़ी बनाने में, दाढ़ी बनाने में भाई पुरुषों का मेन काम है तो उसमें बनाते हैं, दाढ़ी बनाने में। फिर जो डॉक्टर हैं वो भी यूज करते हैं, डॉक्टर भी यूज करते हैं किसका, अवतल दर्पण का। वो भी कहाँ करते हैं, तो आंख कान व नाक के डॉक्टर द्वारा उपयोग होता है। और वो भी कौन से डॉक्टर होंगे, तो आंख वाले डॉक्टर, कान वाले डॉक्टर, ठीक है, या नाक वाले डॉक्टर हों, वो यूज करते हैं किसका, तो अवतल दर्पण का यूज करते हैं। और फिर जो वाहनों में जो हेडलाइटें होती हैं, ठीक है, हेडलाइटें होती हैं, हेडलाइट उसमें प्रयोग किया जाता है, वाहनों में हेडलाइटों के रूप, हेडलाइट में प्रयोग करते हैं किसका, तो अवतल दर्पण का। इतना हुआ आपसे, ठीक है। टार्च में भी प्रयोग करते हैं। तो इतने फैक्ट्स हैं आपके अवतल दर्पण से ही। पहला तो बताएंगे कि उसमें वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, उल्टा बनता है, वस्तु के छोटा बराबर बड़ा बनता है। इसका प्रयोग हम लोग दाढ़ी बनाने में, डॉक्टर जो आंख कान नाक के डॉक्टर है वो उपयोग करते हैं। फिर जो वाहनों में हेडलाइटें होती हैं या स्ट्रीट लाइटों में जो लाइट लगाया जाता है आपको स्ट्रीट लाइटों में, उसका जो पीछे का कवर होता है ना उसमें प्रयोग करते हैं, ठीक है, किसका, तो अवतल दर्पण का। आपको जो टार्च में भी पीछे देखे होंगे जो चमकदार परत होती है वो क्या होता है, तो अवतल दर्पण ही होता है, ठीक है। वो प्रकाश को फैलाने के लिए बनाया गया होता है वैसा। तो इतना प्रयोग करते हैं। तीसरा देख लेते हैं, कौन, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, तो इसमें हमने बताया था कि क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है, आभासी बनता है, और क्या बनता है, सीधा बनता है, और क्या होता है भैया, तो सदैव छोटा बनता है, सदैव छोटा बनता है। बात समझ में आई है, सदैव क्या बनता है, छोटा बनता है। इसका प्रयोग क्या कहाँ करते हैं, तो वाहनों में, वो भी कहाँ पे, वाहनों में साइड मिरर के स्थान पे, साइड मिरर, वाहनों में साइड मिरर के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। और कहाँ पे करते हैं, तो सोडियम परावर्तक लैंप में, सोडियम परावर्तक लैंप में किसका प्रयोग करते हैं, तो उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये है आपके दर्पणों से फैक्ट्स, इसको नोट करिएगा और याद कर लीजिएगा, ठीक है। आपको पूछ सकता है ऑप्शनल में कि वाहनों में साइड मिरर के
साइड मिरर के जो मिरर लगे होते हैं वो कौन से दर्पण होते हैं। ठीक है, तो यदि आपको उत्तल दर्पण न दिखे ऑप्शन में या गोली दर्पण दिखे तो आप गोली दर्पण को मारिएगा, क्योंकि गोली दर्पण का ही पार्ट है क्या, उत्तल दर्पण। बात समझ में आई है, इतना नोट हो गया आप लोगों का। तो जो दर्पण का फार्मूला है उसको नोट कर लेते हैं। मेन दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र, इस फार्मूले को नोट कर लीजिए। क्या होता है, तो 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v या 1/v प्लस 1/u, किसी किसी ऐसे भी लिख सकता है इसी को, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ठीक है, ये भी लिख सकता है, बात कोई नहीं है, अंतर कुछ नहीं है। प्लस दोनों पॉजिटिव हैं तो किसी को पहले किसी को बाद में लिख सकते हैं। हाँ, बात समझ लेते हैं। इसमें f क्या है, तो ये है क्या, ऐसे लिख दे रहे हैं कि जहां f क्या है, फोकस दूरी, फोकस दूरी। v क्या है, v क्या है, तो प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, वो भी कहां से, दर्पण से। ठीक है, u क्या है, तो वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी। ठीक है, एक बात ध्यान रखिएगा, मैंने उसमें नहीं बताया, फिर बता दे रहा हूं कि जो फोकस होता है, ठीक है, फोकस दूरी होता है, यहां पे लिख दे रहे हैं कि जो फोकस दूरी होता है अवतल दर्पण में क्या होता है, अवतल दर्पण में क्या होता है, ये तो निगेटिव होता है। ठीक है, अवतल दर्पण में क्या होता है, निगेटिव होता है। अवतल दर्पण की बात करें, ऐसे अवतल दर्पण लिख दें, इसमें जो f होता है वो क्या होता है, निगेटिव होता है। u क्या होता है, तो निगेटिव होता है। u तो हर कंडीशन में निगेटिव होता है, ये ध्यान रख लीजिएगा। जो वस्तु होती है हमेशा दर्पण से कहाँ रखी जाती है, बाईं साइड रखी जाती है, और दर्पण से बाईं साइड का हमेशा क्या होता है, साइन निगेटिव होता है। क्योंकि चिन्ह प्रपाटी का आप नियम पढ़े होंगे हाई स्कूल में कि जो आप कोऑर्डिनेट्स बनाए जाते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इसमें का ये वाला साइड क्या होता है, इधर पॉजिटिव होता है, इसका ऊपर साइड पॉजिटिव होता है, और इसका एक्स डैश बनता है, एक वाई डैश बनता है, जो कि क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। तो देखिए भाई, हम लोग का जब दर्पण बनता है तो ऐसे दर्पण बनाएंगे ना, ऐसे, तो दर्पण से हमेशा वस्तु बाईं साइड रखी जाती है, इस साइड वस्तु रखी जाती है, तो हमेशा यहां से इस साइड वाला पोर्शन क्या होगा, निगेटिव होगा, इससे ऊपर वाला पोर्शन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, इससे नीचे वाला पोर्शन क्या होगा, निगेटिव होगा, और इसके इस साइड वाला पोर्शन पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो हमेशा वस्तु बाईं साइड रखी जाती है, इसलिए u हमेशा निगेटिव होता है। वो अवतल दर्पण हो, उत्तल दर्पण हो, लेंस हो, कुछ भी हो, हमेशा क्या होता है, u निगेटिव होता है। और v क्या होता है, इसमें v क्या होता है, तो ये भी क्या होता है, निगेटिव होता है। यानी तीनों ही क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं अवतल दर्पण में, क्योंकि इस साइड ही वस्तु रखी जाती है, इस साइड ही फोकस होता है, और इसी साइड क्या होता है, प्रतिबिंब भी बनता है। बात समझ में आई है। उत्तल दर्पण में क्या होता है, उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में जो f होता है, ठीक है, जो f होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। u तो मैंने बताया कि हमेशा क्या होगा, निगेटिव होगा, लेकिन जो v होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। वो दर्पण के उस साइड बनता है, यानी दाहिने साइड बनता है इसका प्रतिबिंब। ठीक है, और समतल दर्पण में तो बताया ही कि वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है, बराबर बनता है, सीधा बनता है, और जितनी दूरी वस्तु की होगी उतना ही दूरी पे प्रतिबिंब भी बनता है। रही बात साइन की, तो u निगेटिव होगा, f पॉजिटिव होगा, और v भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। समतल दर्पण में लिख दे, समतल दर्पण, समतल दर्पण में f क्या होगा, तो पॉजिटिव होगा। ठीक है, इसको पॉजिटिव निगेटिव इसलिए नहीं रखते हैं क्योंकि जो समतल दर्पण का फोकस होता है वो अनंत होता है, इनफाइनाइट होता है। समतल दर्पण का जो फोकस होता है वो इनफाइनाइट होता है। ठीक है, u क्या होगा,
तो निगेटिव होगा, और v क्या होगा तो पॉजिटिव होगा। बात समझ में आई है? तो ये है आपके, ये जो साइन है उनके मतलब है अवतल दर्पण में कैसा होगा उसका साइन, उत्तल दर्पण में कैसा होगा, समतल दर्पण में कैसा होगा, ये रही। ठीक है, नोट कर लीजिएगा इसे, या वीडियो शॉर्ट स्क्रीन कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके शॉर्ट स्क्रीन कर लीजिएगा। चलिए इसको मिटाते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। ठीक है, वीडियो बहुत काफ़ी लंबी हो जाएगी और आगे पढ़ाएंगे क्योंकि चैप्टर ही बहुत ब्रॉड है। तो इसमें क्योंकि 3 लेसन मिक्स किया है, तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर आगे पढ़ेंगे हम लोग प्रकाश का अपवर्तन, और फिर आगे पढ़ेंगे इसमें, मतलब अगले वीडियो में थोड़ा ज़्यादा पॉइंट्स कवर कर लेंगे, और फिर उसके बाद से ख़त्म कर लेंगे इस लेसन को, थ्योरी को ख़त्म करेंगे, उसके बाद से इसके न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और जो लोग चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके हमारे साथ जुड़ जाइएगा, ताकि हम लोग जब भी वीडियो अपलोड करें उसके नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।